अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन। आज की कहानी का नाम है संविधान की सहभागिता, राज्यों के बीच संबंध। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विथ स्टोरीज में। हमने पिछली वीडियो केंद्र राज्य संबंध के कहानी के बारे में विस्तार से जाना। आज हम अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारतीय संघवाद की सफलता केवल केंद्र और राज्यों के मजबूत संबंधों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि यह राज्यों के आपसी तालमेल पर भी टिकी है। इसे ही हम अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन कहते हैं। आसान शब्दों में अंतर्राज्यीय संबंध मतलब देश के अलग अलग राज्यों के बीच आपसी सहयोग, तालमेल और कानूनी लेन देन की व्यवस्था, जैसे पड़ोसी राज्यों का मिलकर काम करना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा संविधान राज्यों के बीच सौहार्द और सहभागिता यानी कि अच्छे संबंध, दोस्ताना और शांतिपूर्ण संबंध, स्मूथ एंड कॉर्डियल रिलेशंस बनाए रखने के लिए कौन कौन से विशेष प्रावधान करता है। जैसे इसमें हम जानेंगे अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा समन्वय, सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। अब आगे बढ़ते हुए इसके बारे में जानते हैं कि सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक अंतर्राज्यीय जल विवादों को कैसे सुलझाया जाता है। नदी जल विवादों का न्याय निर्णय, अनुच्छेद 262। पानी जीवन की जरूरत और यह अक्सर विवाद का कारण बन जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 262 इस संबंध में संसद को विशेष शक्तियां देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके दो मुख्य प्रावधान। एक, संसद कानून बनाकर राज्यों के बीच नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित विवादों पर निर्णय यानी कि न्याय निर्णय कर सकती है। दूसरा, संसद यह तय कर सकती है कि ऐसे विवादों में न ही उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। इसी शक्ति के तहत संसद ने दो महत्वपूर्ण कानून बनाए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। यह अधिनियम केंद्र सरकार को विवादों के निपटारे के लिए एक अस्थायी न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के गठन की शक्ति देता है। इस न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और मान्य होता है, जो अदालती हस्तक्षेप को रोक कर विवादों का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करता है। अंतर्राज्यीय परिषद समन्वय का केंद्र, अनुच्छेद 263। अब आगे बढ़ते हुए इसके बारे में जानते हैं कि राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक हित में इस परिषद का गठन करे। यह परिषद मुख्य रूप से 3 काम करती है। पहला, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और सलाह देना। दूसरा, उन विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें केंद्र व राज्यों का समान हित हो। और तीसरा, नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। आपको यह पता होना चाहिए कि सरकारी आयोग की सिफारिशों के बाद यानी कि 1990 में इस परिषद का गठन किया गया था। क्या आपको याद है, हमने पिछली वीडियो में सरकारी आयोग के बारे में चर्चा की थी। परिषद का गठन कैसा हुआ ये तो जान लिया। अब हम परिषद की संरचना के बारे में जानते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, और इसके सहित प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित। यह परिषद एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें करती है और एक मत से निर्णय लेती है। इसका उद्देश्य सिर्फ सलाह देना और समन्वय बढ़ाना है, न कि न्यायालय की तरह बाध्यकारी निर्णय देना। लोक अधिनियमों को पारस्परिक मान्यता। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक ऐसा प्रावधान जो राज्यों के कानूनी और आधिकारिक कार्यों को पूरे देश में मान्यता देता है। संविधान का पूर्ण विश्वास तथा साख, फुल फेथ एंड क्रेडिट उपवाक्य कहता है कि केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरे भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है।
इसका अर्थ है कि यह है कि एक राज्य का आधिकारिक दस्तावेज जैसे विवाह प्रमाण पत्र या भूमि का रिकॉर्ड दूसरे राज्य में भी मान्य होगा। किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय का अंतिम निर्णय यानी कि सिविल डिक्री पूरे भारत में प्रभावी होगा, जिसके लिए नए मुकदमे की ज़रूरत नहीं। दीवानी न्यायालय की आज्ञा सिविल डिक्री, इसका अर्थ है कि संपत्ति, शादी, कॉन्ट्रैक्ट आदि जैसे गैर आपराधिक नॉन क्रिमिनल मामलों में कोर्ट द्वारा दिया गया अंतिम कानूनी आदेश। ध्यान दें, यह नियम केवल दीवानी सिविल निर्णयों पर लागू होता है, फौजदार यानी कि क्रिमिनल निर्णयों पर नहीं। किसी राज्य के न्यायालय को दूसरे राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301। अब आगे बढ़ते हुए इसके बारे में जानते हैं कि संविधान देश के आर्थिक एकीकरण को कैसे सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम इंटरकोर्स स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का लक्ष्य राज्यों के बीच सीमा अवरोधों को हटाना और देश में वस्तुओं और सेवाओं के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। हालांकि इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे सार्वजनिक हित में राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते, लेकिन वह राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। राज्य विधायिका भी सार्वजनिक हित में राज्यों के भीतर व्यापार पर उचित प्रतिबंध लगा सकते, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्षेत्रीय परिषदें और पूर्वोत्तर परिषद। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सहभागिता को बढ़ाने के लिए कौन से गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक निकाय बनाए गए हैं। क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल, यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और हर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद बनाई। लेकिन इन परिषदों का उद्देश्य क्या था, चलिए जानते हैं। उद्देश्य, ये परिषदें आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद और अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे साझा विषयों पर विचार विमर्श और संस्तुति करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देश का भावनात्मक एकीकरण प्राप्त करना और तीक्ष्ण राज्य भावना को रोकना है। इसकी अध्यक्षता के बारे में जानते हैं कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। क्या आपको पूर्वोत्तर परिषद के बारे में पता है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यह परिषद पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा एक अलग निकाय के रूप में गठित की गई। इसमें 8 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यह पूर्वोत्तर राज्य शामिल है। पहले 7 थे। यह परिषद एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजनाएं बनाती है और क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों की भी समीक्षा करती है। तो चलिए इस कहानी का निष्कर्ष देखते हैं कि इस प्रकार हमारा संविधान केंद्र राज्य संबंधों के साथ साथ राज्यों के आपसी संबंधों को भी मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी ढांचा प्रदान करता है। यह सहयोग, समन्वय और कानूनी मान्यता सुनिश्चित करके भारतीय संघवाद की नींव को और भी मजबूत बनाता है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, कमेंट और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।